गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो इससे पहले तक हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था। अब हम यहाँ पे तो राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे एक दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है आदर्श विलियन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आदर्श विलियन क्या होता है? वैसे तो मैं पहले ही जनरली चीज बता दे रही हूँ कि कोई भी जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन मतलब विलेय और विलायक को मिलाते हैं और कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो हमेशा आइडियल नहीं होता है। ठीक है, यानी कि हमको बहुत रेयर केसेस में आइडियल सॉल्यूशन मिलते हैं। आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? देखो कि आदर्श विलियन के गुण निम्न हैं। क्या है? इन्हें सभी तापमानों और सांद्रताओं में राउल्ट का नियम का पालन करना चाहिए, यानी कि वे सॉल्यूशन जो सभी टेम्परेचर्स और सभी कंसंट्रेशन में यानी कि सांद्रताओं में राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, वो आदर्श विलयन कहलाएंगे। ठीक है, राउल्ट का नियम क्या कहता था? पीए इक्वस टू, राउल्ट का नियम क्या कहता है? पीए इक्वस टू पी नॉट ए एक्स ए, है ना, और पी बी इक्वस टू पी नॉट बी एक्स बी, ये कहता है राउल्ट का नियम। पी ए इक्वस टू पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इक्वस टू पी नॉट बी एक्स बी। तो जो सॉल्यूशन सभी तापमानों और सभी सांद्रताओं पे राउल्ट के नियम को फॉलो करेंगे, वे आदर्श विलयन कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा इसकी प्रॉपर्टी है कि जब हम घटकों को मिलाते हैं यानी कि सॉल्यूशन बना रहे होते हैं, तो अंतःक्रिया बल के परिमाण में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। जैसे कि मान लिया, यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि तुमने ए घटक को बी घटक में मिलाया है और कोई सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो आप। ठीक है, ए घटक को बी घटक में मिला रहे हो और कोई सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो, तो माना कि ए जो विलेय होगा उसमें बहुत सारे ए होंगे और उनके बीच में कुछ बॉन्ड होगा। ये इस तरीके से बॉन्ड होगा ना, बहुत सारे ए होंगे तो इनके बीच में कुछ बॉन्ड होगा। बी जो घटक है उसमें बहुत सारे बी होंगे और उनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा। ये समझ रहे हैं? ए घटक जो ए घटक है उसमें बहुत सारे ए होंगे और इनके बीच में कुछ ना कुछ अंतःक्रिया परिणाम होगा, यानी कि कोई ना कोई बॉन्डिंग होगी, और बी में भी कोई ना कोई तरह की बॉन्डिंग होगी। तो ये कहता है कि वे ही सॉल्यूशन आदर्श विलयन कहलाएंगे जब आप दो घटकों को मिलाते हो तो ए और बी को मिलाने पर इनके बीच में जो अंतःक्रिया का बल का मान आता है, वो बल का मान ए के बीच के मान और बी के बीच के मान के जितना ही होना चाहिए। तो आदर्श विलयन वो विलयन कहलाएंगे जिनको बनाने में अंतःक्रिया बल के परिणाम में कोई अंतर नहीं आता, यानी कि ए के बीच में जिस तरह की बॉन्डिंग है या जिस तरह का अंतःक्रिया बल का मान है और वो बराबर होगा बी के बीच में अंतःक्रिया बल के मान के बराबर, और बराबर होगा ए बी के बीच में अंतःक्रिया बल के परिमाण के बराबर। तो आदर्श विलयन में अंतःक्रिया बल के परिमाण में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ए अंतःक्रिया बराबर बी अंतःक्रिया बराबर ए बी अंतःक्रिया। ठीक है, अगला यह है कि विलयन में उपस्थित दोनों घटकों की संरचनाएं व ध्रुवता समान होनी चाहिए। तो आइडियल सॉल्यूशन वही बनाएंगे जिनमें जो दो घटक हैं ए और बी, उनकी संरचना में ज्यादा कोई अंतर ना हो और उनकी ध्रुवता यानी कि पोलैरिटी में ज्यादा अंतर ना हो। चौथा पॉइंट है कि आदर्श विलयन वो कहलाएंगे जिनको मिलाने पर आयतन में परिवर्तन शून्य होता है। अब आप कहोगे आयतन में परिवर्तन शून्य कैसे हो जाएगा? कहने का मतलब यह है कि जब आप ए घटक और बी घटक को मिला रहे हो, माना कि ए जो है उसकी वैल्यू सपोज 2 ml थी, ठीक है, और जो बी घटक है उसकी वैल्यू 8 ml है, और टोटल जो है इन दोनों को मिला के जो सोल्यूशन बनेगा वो 10 ml का ही बनना चाहिए एग्जैक्ट, यानी कि आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अब आप कहोगे 10 ml का ही तो बनेगा, तो ऐसा कभी जरूरी नहीं होता। जब ए और बी घटक को आप मिलाने पर कभी कभी अंतःक्रिया का बल का मान इतना ज्यादा हो जाता है कि यहाँ पर आयतन कम हो जाता है। ठीक है, तो आयतन का मान एग्जैक्ट 10 नहीं आता, उससे कम भी आ सकता है। अब कभी कभी क्या हो सकता है, ए और बी के बीच में अंतःक्रिया बल का परिणाम बहुत कम हो, यानी कि अंतःक्रिया बल हो ही ना पाए, तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो आदर्श विलयन यहाँ पे क्या होते हैं जिनमें आयतन में परिवर्तन शून्य होता है, यानी कि दो घटकों को मिलाने पर आयतन का मान एग्जैक्ट सेम आता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी कि विलेय और विलायक को मिलाने पर टोटल वो विलयन का आयतन बनना चाहिए। ठीक, अच्छा, आगे है
कि आदर्श विलयन वो होते हैं जिनमें घटकों को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए, यानी कि डेल्टा मिलाने पर ए और बी को जब आप मिला रहे हो तो उसमें एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, यानी कि ना तो उसमें कोई हीट की जरूरत होनी चाहिए उन दोनों को घटकों को मिलाने पर, ना ही कोई हीट बाहर निकलनी चाहिए। ठीक है, तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, देखो एग्जाम्पल याद करने का तरीका कैसा है। ये यहाँ पे कह रहा था कि वो विलयन आदर्श विलयन कहलाएंगे जिनके घटकों की संरचना लगभग समान होगी, है ना। तो यहाँ पे बेंजीन और टॉल्यूइन कह रहा है, तो इनकी संरचना तुमको मालूम ही है बच्चों। बेंजीन की संरचना क्या हुई, बेंजीन अगर ये हुआ तो टॉल्यूइन क्या हुआ, ये हुआ। तो ज्यादा इनमें अंतर नहीं है। एन हेक्सेन, एन हेप्टेन। एन हेक्सेन मतलब हेक्सेन की नॉर्मल लंबी चेन, 6 कार्बन की लंबी चेन, और एन हेप्टेन 7 कार्बन की लंबी चेन। ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन, तो इनकी संरचना में कोई अंतर नहीं है। तो ये मिलकर आदर्श विलयन बनाते हैं। तो आदर्श विलयन के गुण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब आदर्श विलयन को के लिए को ग्राफ से हम कैसे समझेंगे। देखो ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने ये जो ये एक्सिस है इसमें वाष्प दाब को दिखाया, यानी कि इधर को वाष्प दाब बढ़ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या लिया यहाँ पर, देखो एक घटक लिया एक्स ए। ठीक है, एक घटक लिया जिसका मोल अंश एक्स ए था, और यहाँ पर वो घटक पूरा का पूरा उपस्थित है। सपोज, हाँ, इसको इस तरीके से समझा, एक ग्राफ को इस तरीके से समझोगे। एक्स ए है जिसका पूरा पूरा मान है 1, यानी कि यहाँ पे एक्स बी, इस कंडीशन में एक्स बी क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू हम 1 लिखते हैं टोटल। तो अगर हम एक्स ए को 1 लिख दे रहे हैं तो इसका मतलब एक्स बी क्या है, 0 है। तो एक्स ए 1 है यहाँ पे और एक्स बी 0 है, यानी कि एक घटक आपने लिया है जिसकी पूरी पूरी सांद्रता ले रखी है और दूसरा घटक पूरा पूरा अनुपस्थित है। तो जब ये शुद्ध घटक उपस्थित है तो इस शुद्ध घटक का कुछ वाष्प दाब भी होगा। तो ये शुद्ध घटक का वाष्प दाब है पी नॉट ए। शुद्ध घटक कैसे कह दिया मैंने, क्योंकि इसके यहाँ पर नॉट आया है, मतलब इसको दर्शाते कैसे हैं, इस शुद्ध घटक का वाष्प दाब जो है वो पी नॉट ए है। यहाँ पर इसको मैंने शुद्ध इसलिए बोल दिया क्योंकि बी घटक अनुपस्थित है। बी घटक उपस्थिति नहीं है तो विलयन वो एक ही घटक है तो वो अपने आप में शुद्ध हुआ ना। ठीक है, तो हुआ क्या है, देखो यहाँ पे ग्राफ को समझो। जब x ए इक्वल टू 1 था तो इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब था पी नॉट ए। अब जैसे जैसे हम यानी कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, देखो अब दूसरी साइड मैंने लिख रखा है एक्स बी इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे बी वाला घटक हमने प्योर ले रखा है और ए घटक अनुपस्थित है। ठीक है, तो शुद्ध अवस्था में ये बी वाले घटक का भी वाष्प दाब है पी नॉट बी। इस पोजीशन पे इसका वाष्प दाब है पी नॉट बी। अब क्या करते हैं, देखो जब इन दोनों को मिलाते हैं हम, तो मिलाने पर क्या होता है, फिर ये शुद्ध नहीं रहेंगे। जैसे जैसे हम इनको मिलाएंगे वैसे वैसे एक्स ए खत्म होता जाएगा तो इसके वाष्प दाब में भी धीरे धीरे कमी आती जाएगी। ये कमी आ गई। ठीक है, जैसे जैसे हम इन दोनों को मिला रहे हैं वैसे वैसे इसके शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब था उसके वाष्प दाब में कुछ ना कुछ कमी आ गई। और अगर ये इस पोजीशन में आ गया तो यहाँ पर अंत तक इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ये पी नॉट बी है, जैसे जैसे हम इसको मिला रहे हैं ये एक्स ए के साथ, यानी कि एक्स बी को मिला रहे हैं एक्स ए के साथ, तो वैसे इसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब में कमी आती जाएगी, है ना। शुद्ध, क्योंकि वो फिर वो शुद्ध नहीं रह रहे ना, तो वाष्प शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब में धीरे धीरे कमी आती जाएगी। अब जब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये दोनों आपस में विलयन बन जाएंगे, यानी कि दोनों घटक आपस में मिल जाएंगे, तो एक नया वाष्प दाब आएगा जिसको हम कैसे दर्शाएंगे, ये पी नॉट ए और पी नॉट बी को मिला के आपको एक लाइन यहाँ पे मिल रही है जो आपको सॉल्यूशन के वाष्प दाब के बारे में बताएगी। सॉल्यूशन का वाष्प दाब बराबर पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो ये लाइन आपको सॉल्यूशन के वाष्प दाब के बारे में बता रही है। ठीक है, तो ये है आदर्श विलयन के का ग्राफ का निरूपण कि आदर्श विलयन के लिए ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब वहीं उसका उल्टा देखो, अनादर्श विलयन क्या होता है। तो जितने आदर्श विलयन की कंडीशन है वही अनादर्श विलयन की कंडीशन उसमें जस्ट उल्टा है कि जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, यानी कि पी ए डज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी डज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे तो पहला वाला पॉइंट काट दिया है अनादर्श में। अनादर्श मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो वो आइडियल सॉल्यूशन था, ये नॉन आइडियल, जस्ट उल्टा हो जाएगा। वहां हमने कहा था अंतःक्रिया बल के परिणाम में कोई अंतर नहीं आता, तो यहाँ हमने लिखा कि ए अंतःक्रिया बल हो सकता है बी अंतःक्रिया बल के बराबर हो, लेकिन जब इन दोनों घटकों को मिला रहे हैं तो डज नॉट इक्वल टू ए बी अंतःक्रिया बल। ठीक है,
डेल्टा वी मिक्सिंग का मान यानी कि आयतन का मान शून्य नहीं हो पाता, आयतन में परिवर्तन का मान शून्य नहीं हो पाता, डेल्टा परिवर्तन को दिखा रहा है ना। तो जब आप मिला रहे हो दोनों घटकों को तो आयतन में परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता, या तो आयतन का में आयतन घट जाता है, आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो नहीं होता, यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन भी शून्य नहीं होता। एंथैल्पी में परिवर्तन या भी बढ़ सकता है, या फिर धनात्मक हो सकता है, या फिर ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है। तो ये अनादर्श विलयन के गुण हैं। अब क्या लिखा है, सामान्यतः विलयन जिसमें घटक विभिन्न प्रकृति के होते हैं वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो वहां हमने एक और कंडीशन पढ़ी थी कि जिनकी संरचना में ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं होगा वो मिलकर आदर्श विलयन बनाते हैं। तो यहाँ वही जिनमें घटक जो होंगे वो अलग अलग प्रॉपर्टी के होंगे, उनकी संरचना में ज्यादा अंतर होगा, तो वो अनादर्श विलयन कहलाएंगे, ठीक है। ऐसे विलयन दो प्रकार के होते हैं, वो जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, तो अभी इसको पढ़ेंगे, और दूसरे वो जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं, तो दूसरा आप ये पढ़ेंगे, ठीक है, कि वे सॉल्यूशन कैसे होते हैं जो राउल्ट के नियम से दोनों हैं। ये अनादर्श विलयन, फिर से इनको डिवाइड किया गया है कि अनादर्श विलयन में भी ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, और ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, ठीक है। आगे का नेक्स्ट वीडियो में।